वो हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग यू ऑल ऑन समर्थ एशियन जुडिशरी एन एरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, आज हम क्रिमिनोलॉजी की बात करेंगे, क्रिमिनोलॉजी के पार्ट 3 की बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे क्रिमिनोलॉजी को। और पार्ट 1 में हमने क्रिमिनोलॉजी की बात करी, इनसाइड अ क्रिमिनल्स माइंड की बात करी। आज हम उसके बाद हमने विक्टिमोलॉजी की बात करी, इनसाइड अ विक्टिम्स माइंड की बात करी। आज हम बात करने वाले हैं एक जुवेनाइल के माइंड की, इनसाइड अ जुवेनाइल्स माइंड, कि कोई बाल अपराधी या बालक जिसको बोलते हैं उसके माइंड की बात करेंगे। उसके अंदर एक बैड बिहेवियर कैसे जनरेट होता है, कैसे क्रिमिनल बिहेवियर जनरेट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो द टॉपिक इज जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी इनसाइड अ जुवेनाइल्स माइंड। दिस टॉपिक इज सो इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑन दिस इसी टॉपिक पे देयर विल बी इंटरव्यू विद माय डैड, उनसे मैं बात करूंगा इस टॉपिक के ऊपर। ही हैज सर्व्ड फॉर मोर देन 34 इयर्स विद द गवर्नमेंट ऑफ बिहार इन एजुकेशन सेक्टर। ही इज अ वेरी गुड पर्सन। जब उन्होंने बहुत कुछ करा है एजुकेशन सेक्टर के लिए, 34 साल दिए अपने सर्विस में। तो उनसे बात करेंगे बाल अपराधी, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड लेवल पे समझा है कि कोई बच्चा कैसे अपराधी बन सकता है, क्योंकि वो टीचर थे ना। तो उन्होंने बताया है लोगों को, उन्होंने देखा है, बच्चों को पढ़ाया भी है और उनके अंदर डेवलपमेंट को भी एनालाइज करा है। तो ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन जो इस चीज़ के ऊपर और भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो उनसे जल्दी ही बात करूंगा मैं, जब भी वो फ्री रहते हैं उनसे बात करके अपने यूट्यूब पे अपलोड करूंगा मैं। एंड भूलिएगा मत, 8 जनवरी 2023 को आपके साथ आ रहे हैं मेरे चैनल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। ही हैज क्लियर 30th बिहार जुडिशियरी विथ रैंक 41 इन ओबीसी। इज अ वेरी गुड पर्सन, वेरी ग्राउंडेड पर्सन। उनसे बात करेंगे, राकेश रंजन सर, ही इज अ मजिस्ट्रेट राइट नाउ। उनसे बात करेंगे, उनसे समझेंगे चीज़ों को कि कैसे जुडिशरी को निकाला जाता है। तो अपने डाउट्स आप जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज समर्थ आईएएस एंड जुडिशरी, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तमाम काम की चीज़ें मिलती है। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। योर लव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमने क्रिमिनोलॉजी में इनसाइड अ विक्टिम्स माइंड की बात कर ली, इनसाइड अ क्रिमिनल्स माइंड की बात कर ली है। तो आज हम बात करेंगे इनसाइड अ जुवेनाइल्स माइंड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने का ट्राई करते हैं कि कोई बच्चा या कोई बालक या कोई, जब हम किशोर कहते हैं, वो बाल अपराधी कैसे बन सकता है। तो जब भी हम बात करते हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, जब मैं टर्म बोलता हूं तो जुवेनाइल का मतलब क्या होता है, डेलिंक्वेंसी का क्या मतलब होता है। जब मैं डेलिंक्वेंसी कहता हूं तो डेलिंक्वेंसी मतलब कि कोई जो है समथिंग दैट इज लाइक बैड और क्रिमिनल बिहेवियर, ठीक है। अब किस में, जुवेनाइल में। तो हु कैन बी कॉल्ड अ जुवेनाइल। सो द अंदर जे एक्ट, जब हम बात करेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की, और भी इसमें बहुत सारी बातें होने वाली है, आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो जब जुवेनाइल की बात करते हो तो हम 8 से 18 साल के बीच के बच्चों की बात करते हैं। 18 से ऊपर वालों को हम जुवेनाइल नहीं बोलते हैं, एडल्ट बोलते हैं। और 8 से नीचे वालों को तो इंडियन सिस्टम में हमने कुछ कंसीडर ही नहीं करा है। दे आर जस्ट अ हेल्पलेस बॉयज, गर्ल्स जो भी हैं, बच्चे हैं वो। तो 8 से 18 साल के बच्चों के अंदर एक तरीके की क्रिमिनल बिहेवियर या बैड बिहेवियर जनरेट होता है। कैसे, उसी डेलिंक्वेंसी को समझेंगे। तो कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, पर वो बच्चे मन के सच्चे से अचानक ऐसे कैसे बन जाते हैं, अचानक उनके अंदर अपराधी प्रवृत्ति कहां से आ जाती है। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक। एंड फॉर एग्जांपल आई जस्ट वांट टू गिव एन एग्जांपल टू ऑल। अगर आपको पता होगा, द मोस्ट ब्रूटल इंसिडेंट इन द कंट्री सो फार इज व्हाट द निर्भया केस। आई वुड से इट्स अ वेरी वेरी ब्रूटल इंसिडेंट। उसमें सबसे ब्रूटली किसी ने अगर कुछ गलत एक्टिविटी करा था, इट वाज सच अ ब्रूटल एंड शॉकिंग एक्टिविटी दैट वाज डन। इट वाज द जुवेनाइल हु डिड इट। 3 महीने बच रहे थे उसके जुवेनाइल से अडल्ट होने में, एंड ही डिड मोस्ट ब्रूटल एंड द शॉकिंग इंसिडेंट ऑफ द कंट्री सो फार। सबसे ज्यादा किसी ने अगर निर्भया को घात पहुंचाई थी तो उसे बंदे ने पहुंचाई थी। उसके बाद भी आज वो फ्री है, कुछ नहीं कर सकते। दैट्स इंडियन जुडिशियरी सिस्टम। तो आज हम इसी जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की बात को समझेंगे। तो जब हम कहते हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, मतलब समवन अ काइंड ऑफ जुवेनाइल दैट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ इतना इंपॉर्टेंट टर्म है कि कई बार जुडिशरी के सामने प्रॉब्लम क्रिएट किया है, कई बार एक्ट्स में भी कई बार प्रॉब्लम्स हुए हैं, कई बार केसेस जब हम बात करेंगे तो इस टर्म की बहुत इंपॉर्टेंस है कि कोई जुवेनाइल जब कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ कह रहे हैं तब वो जुवेनाइल होगा, या कोई जब उसको हम कॉन्फ्लिक्टेड विथ लॉ हमने डिक्लेयर कर दिया है तब वो जुवेनाइल कंसिडर किया जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे। तो जब भी जुवेनाइल की बात करूं, मैं कह रहा हूं बिलो द एज ऑफ 18 एंड 8 से 18 साल के बच्चों की बात करेंगे, तो इसके पीछे के कारण को भी समझेंगे। एंड ऑफेंस के बारे में आपको पता है अंडर सीआरपीसी दैट एनी एक्ट और ऑफेंस, एनी एक्ट और एन एक्टिविटी और ओमिशन दैट इज पनिशेबल बाय लॉ, दैट इज अगेंस्ट द लॉ, इज व्हाट, ऑफेंस। सो अगर मैं आपसे बात करूं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को समझने का ट्राई करते हैं एक सोशल पर्सपेक्टिव से, जिसके ऊपर मैं अपने पापा से बात करूंगा, जल्दी आपको वीडियो भी अपलोड करूंगा। पर मेरी जो ओपिनियन आपसे मैं बात करूं अभी, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो मेरी फर्ज है कि मैं आपको बताऊं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी क्या होता है। आप सोचिए, एक बच्चा दैट इज इन द एज ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स, लेट्स से 12 साल का कोई बच्चा है, उसके अंदर यह अपराधी प्रवृत्ति डेवलप होती है। कैसे डेवलप हो सकती है।
तो जब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, तो कॉन्सेप्ट जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का कहता है कि हाउ अ जुवेनाइल डेवलप्स अ काइंड ऑफ क्रिमिनल और बैड बिहेवियर और समवन दैट कमिटेड दैट। कैसे इसी कॉन्सेप्ट को समझना है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। तो बहुत सारे केसेस, बहुत सारी जब चीजों को आप एनालाइज करोगे, वी रियलाइज दैट इट्स ऑल अबाउट सोशल इंपैक्ट, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, बायोलॉजिकल इंपैक्ट्स, और भी बहुत सारे इंपैक्ट होते हैं जिसके बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल कहता है कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी इज द गेटवे टू एडल्ट क्राइम। आप अग्री करते हो? एक जुवेनाइल बच्चा, जो बच्चा है, अगर उसके अंदर बैड बिहेवियर जनरेट हुआ है तो दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ एडल्ट क्राइम, वही बाद में एडल्ट क्राइम कर सकता है या करता है। ऐसा कई बार डेटा में भी देखा गया है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जब हुआ था राइट्स ऑफ द चाइल्ड और 1989 में, उसके बाद कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे जुवेनाइल्स को लेकर, उनका केयर करना, उनका प्रोटेक्शन करना, उनको रिहेबिलिटेट करना, रीइंटीग्रेट करना सोसाइटी के साथ। ये सारी बातें पे बात करेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो जब मैं कहता हूं काउजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, कॉन्सेप्ट आपको मैं बताया, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि किसी के भी अंदर, किसी भी जुवेनाइल के अंदर वो जो बैड बिहेवियर है वो जनरेट हुआ कैसे, ये हो गया उसके कॉन्सेप्ट को समझना। तो उसके कॉन्सेप्ट की जब हम बात करें, इट्स ऑल अबाउट उसके काउजेज को समझिए आप। तो आप काउजेज को समझिएगा तो कई सारे टर्म्स पे आकर आपका दिमाग ना जो बार बार है वो रुक जाएगा। कई लोग कहेंगे सोशल माल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पर इट्स नॉट ऑल अबाउट सोशल माल एडजस्टमेंट कि आप सिर्फ सोसाइटी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, वही एक कारण हो सकता है। उसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है जो आपके बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी में दिखेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब काउजेज ऑफ सोशल डेलिंक्वेंसी के ऊपर बातचीत हुई, इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, तो लोगों ने कहा इट्स सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड क्रिमिनलिटी। सोशल इंस्टीट्यूशंस इन द सेंस फैमिली, फ्रेंड्स, अ स्कूल, इनका जो रोल होता है एक बच्चे की करियर को सेव करने में, एक बच्चे को सेव करने में, नर्चर करने में बहुत बड़ा रोल होता है। कई डेटा के बाद यह भी पाया गया कि जो फैमिली ब्रोकन होती है, टूटी हुई फैमिली होती है, जहां पे बॉन्ड अच्छा नहीं है, परिवार के आपस में जो भी लोग हैं उनके बीच में, माँ बाप के और बच्चों के बीच में बॉन्ड अच्छा नहीं है, भाई बहनों के बीच में बॉन्ड अच्छा नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा माँ बाप अगर बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं तो, या इल्डरली जो उनके बड़े भाई बहन जो भी हैं उनके साथ अगर टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं तो ये सारी चीज़ों को देखकर ये पाया गया कि जो बच्चे अकेले रहते हैं, जो बच्चे अपने आप को 100 लोगों के बीच में अकेला पाते हैं ना, वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं। अगर आप 10 आपके परिवार में लोग हैं और उसके बीच में आप अपने आप को अकेला पा रहे हो, चाहे आपके साथ ऐसा हो रहा है ट्रीटमेंट, मे बी योर फैमिली इज नॉट गिविंग टाइम टू यू, बट या तो आपने परसीव कर लिया, आपने सोच लिया कि लोग मुझे समय ही नहीं देते। बना होता था ना, जैसे मैं कई बार कहा करता था अपने मम्मी पापा से कि आप बड़े भैया को ज़्यादा मानते हो, हमें नहीं मानते। तो ये परसीव करा मैंने ऐसा माना, क्योंकि दिस इज नॉट द रियलिटी। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना कि एक माँ बाप ऐसे वाइफरकेट कर दें अपनी प्यार को, ऐसा तो नहीं होता। बट ये हम लोग अपना परसीव कर लेते हैं। अगर मान लीजिए मेरे से ज़्यादा किसी ने परसीव किया होता है, मान लीजिए मैंने बहुत ज़्यादा परसीव करा होता, तो मैं आज आपको पढ़ा नहीं रहा होता। डेफिनेटली आई वुड नॉट हैव टीचिंग यू, मतलब मैं कुछ और कर रहा होता, क्योंकि वो परसीवमेंट मेरे माइंड पे इतना इंपैक्ट करती कि मैं नफरत करने लगता फैमिली से। और जब फैमिली से आप नफरत करते हो, इट मीन्स दैट यू आर गोइंग ऑन अ रॉन्ग पाथ। मैं बार बार कह रहा हूं इस चीज से। ये जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टर्म ब्रोकन फैमिली। माँ बाप समय नहीं दे पाते, लेट्स से वन ऑफ द पेरेंट उनकी डेथ उनकी हो जाती है, उसके बाद एक जो है वो वर्किंग है मान लीजिए, सो हाउ ही और सी विल गिव द टाइम टू द चाइल्ड, नहीं दे पाएंगे वो चाइल्ड को समय। उसके बाद जो इंपैक्ट होता है वो बहुत ही डेंजरस इंपैक्ट होता है। ऐसा कई बार आप खुद भी एनालाइज करते होंगे, कई बड़े बड़े फिलोसफर्स ने भी कहा है। चिल्ड्रन इलियन गुरु करके बहुत बड़े व्यक्ति थे, उन्होंने भी कई बार ऐसे कहा था कि जो चिल्ड्रन जो अपने आप को ऑप्शंस में पाते हैं, उनका जो इंपैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा, उनके ऊपर जो इंपैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स सर्कल बहुत मैटर करता है। एसोसिएशनल इंपैक्ट जिसकी हम बात करते हैं, एसोसिएशनल इंपैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एसोसिएशनल इंपैक्ट, किसके साथ आप एसोसिएशन कर रहे हो, हु आर योर फ्रेंड्स, हु आर योर टीचर्स, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर गोइंग थ्रू एवरी डे। आप दिन भर किस चीज़ों के साथ फॉलो करते हो, आपके डिसिप्लिन में क्या चीज़ें हैं, सुपरविजन में हो कि नहीं। जो माँ बाप अपने बच्चों का सुपरविजन या तो बहुत ज़्यादा करते हैं, वो भी खराब हो जाते हैं। खराब इन द सेंस कि उनके अंदर भी बैड बिहेवियर जनरेट हो सकती है। आपको एग्जांपल देता हूं, आपने कई बार देखा हो एक बॉल लो, उसको आप प्रेस करके रखो, मतलब उसको एक एक गाइडलाइंस के अंदर रखो, एक एक सुपरविजन के अंदर रखो, मतलब उसको हिलने भी मत दो। जब आप उसको छोड़ोगे ना, उस बॉल को दबा के रखने के बाद वो इतना ऊपर जाएगा जो आपके इच्छाओं, आपके ना इमेजिनेशन के ऊपर रहता है, और वो बार बार ऊपर नीचे करेगा करीब 10-15 बार। उसके बाद वो जब नीचे जमीन पर आएगा ना, उसके बाद वो फिर वेट करेगा कि कोई उसको दबाए, उसके बाद वो वापस उठे।
दिस इज व्हाट द रियलिटी ऑफ सोसाइटी ऑफ फैमिली। जब अपने बच्चों को आप इतना दबाते हो ना, इतना दबाते हो उनको कि उनको अपने पसंद का खड़ा और बैठने भी नहीं होने दे सकते, उनको अपने पसंद का कुछ करने भी नहीं दे सकते, उनके अंदर जो क्रिमिनल बिहेवियर है, बैड बिहेवियर है, वो बहुत जल्दी जनरेट होता है। दिस इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन डेटा एंड बहुत सारे फिलोसफर्स इस बात से एग्री कर रहा है। और या तो आप अपनी फैमिली के बच्चों को इतना ओपन छोड़ दीजिए, मतलब उसके ऊपर कोई सुपरविजन मत रखिए कि वो बच्चे खुद ब खुद अपने आप को बचपन से इंडिपेंडेंट मान ले और ही कैन डू एनीथिंग, ही और शी कैन डू एनीथिंग, वो बच्चे भी इस प्रवृत्ति के बन जाते हैं। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन सुपरविजन। सुपरविजन के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुपरविजन कितना कर रहे हो और ओपननेस कितना दे रहे हो आप, उसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही थिन लाइन होती है जो मेंटेन करना पड़ता है। तो ऐसा देखा गया कि एसोसिएशनल इंपैक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, रिलीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कास्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके अलावा एडोलेसेंस इंस्टेबिलिटी एक टर्म होता है। एडोलेसेंस इंस्टेबिलिटी इज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल इंपैक्ट। मतलब आप इस एज ग्रुप में जब आप 13 साल, 15 साल, 14 साल के हो, यू आर इन द एज ग्रुप ऑफ टर्निंग हो रहे हो, आपकी लाइफ की थोड़ी सी टर्न होते हो आप, एडोलेसेंस जिसको बोलते हैं किशोरा अवस्था, उस एज में आपके बायोलॉजी में चेंज आती है। बार बार मैं कहता हूं हार्मोनल चेंजेस बहुत तगड़े आते हैं उस समय पे। साइकोलॉजी, आपकी जो माइंडसेट होती है वो बहुत जल्दी बदलती है, रैंडम बदलती है, बिकॉज आप फैमिली के साथ भी हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी एसोसिएटेड हो रहे हो, आप उसके अलावा दुनिया की जो ओपननेस है, चकाचौंध है, शहर की चकाचौंध, उसमें भी ओपन हो रहे हो, उसमें भी बाहर आ रहे हो, मोबाइल की दुनिया है, सोशल वर्ल्ड की दुनिया है, इसमें भी बाहर आ रहे हो। और सोशियोलॉजिकल इंपैक्ट तो आपको पता है, सोसाइटी के साथ आप क्या हो रहे हो, ज्यादा ज्यादा घुल मिल रहे हो। तो ये भी देखा गया कि एडोलेसेंस इंस्टेबिलिटी, फैशन की दुनिया जिसको बोलते हैं इस जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में, जब आप उनको कुछ करने नहीं दे सकते, समझ रहे मेरी बात, उनके अंदर ये जो बिहेवियर है बहुत ज्यादा जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल, आप 14 साल के एक लड़के हो मान लीजिए, और आपके बड़े भाई आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा सुपरविजन रखते हैं, और आप अपने मन का कपड़े भी नहीं पहन सकते, आप अपने मन के सोशल मीडिया को यूज नहीं कर सकते। इफ भले ही इंटेंशन अच्छा होगा उनका, मैं ये नहीं कह रहा, बट आपके अंदर परसीव जो होते चला जाएगा वो, दैट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ adolescence instability and will result into juvenile delinquency. Are you getting the point? इसी टॉपिक में मैं अपने पापा से और बात करूंगा डिटेल में, तब आपको और अच्छा लगेगा। द फोर्थ टॉपिक इज गैंग थ्योरी एंड क्रिमिनलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी से रिलेट करके इसको बनाते हैं कि जो गरीबी रहते हैं, जो गरीबी स्थिति में रहते हैं, जिनके जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, वो एक तरीके का गैंग सब कल्चर बनाते हैं। आपस में जो एसोसिएशन उनका होता है वो ऐसे ही लोगों के साथ ज्यादा होता है। The said problem generally comes because of their low status in the community and expectation from them of typically middle class behavior such as rationality, courtesy, etc. जब वो देखते हैं ना कि मिडिल क्लास के लोग कैसे दुनिया जी रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, तो उनके अंदर ये जो चीजें हैं ना, वो बाद में और भी ज्यादा घर कर जाती हैं और बाद में इंपैक्ट करती है। सेक्स इंटेलिजेंस, या तो आपके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत पहले हो गया हो, इन द सेंस आई एम जस्ट सेइंग कि सेक्स का इतना बड़ा रोल क्यों, मैं बताऊं, बहुत बड़ा रोल होता है। या तो आपने 12 साल के अंदर आप 13 साल, 14 साल या 15, 16 साल के अंदर यू केम इनटू फिजिकल कॉन्टेक्ट रिलेशनशिप, या तो आप अग्रीमेंट से बनाते हो, मान लो म्यूचुअल कम बना रहे हो, या तो आपके साथ गलत होता है। लेट्स आई एम टॉकिंग अबाउट रेप इंडीड, बिल्कुल साफ साफ रेप की बात कर रहा हूं मैं, या किसी ने आपके साथ जोर जबरदस्ती करा। इन दोनों का इंपैक्ट आपके माइंड पे बहुत तगड़ा होता है, बहुत ही एक्सट्रीम होता है। दिस इंसिडेंट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन जो आपको कन्वर्ट कर सकता है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की तरफ, एक क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ। या तो आपके साथ गलत हो तो आप नफरत पालते हो सोसाइटी के प्रति, आपके अंदर वो शकी मिजाज डेवलप हो जाता है, यू वोंट बी एबल टू बिलीव एनीबॉडी, दैट इज राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस, यू वोंट बी एबल टू बिलीव। या तो आप म्यूचुअल सेक्सुअल एग्रीमेंट में आते हो, किसी के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आते हो, तो इट विल गिव यू अ सेंस दैट दिस इज समथिंग दैट इज लाइफ फॉर दैट एज। बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट कर जाता है सेक्सुअल एलिमेंट। उसके अलावा मूवी, आउटर वर्ल्ड, मैं बार बार कह रहा हूं, सोसाइटी, पॉवर्टी, इरेसिस्टिबल इंपल्स। बचपन में अगर बच्चे बहुत ही ज्यादा जिद्दी हुए, इरेसिस्टिबल इंपल्स, अगर उनके अंदर आपसे लड़ जाने की कैपेसिटी रखती है, अपने माँ बाप के हर बात को काटने की कैपेसिटी रखता है, वो सुनेगा ही नहीं, उसके अंदर भी डेवलपमेंट बहुत खराब तरीके से होता है। उसके अलावा स्लम एरियाज में को जो रहते हैं, स्ट्रीट कॉर्नर्स में रहते हैं, अलोन फैमिली में रहते हैं, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल सक्सेस नहीं मिलता, फेलियर जिनको बोलते हैं स्कूल में, अगर फेलियर मिल गया है तो उनके अंदर वो चीज डेवलप हो जाती है कि मुझे तो फेलियर है, लोग उनको मजाक उड़ाना स्टार्ट करते हैं। जस्ट वॉच क्रिमिनल जस्टिस पार्ट 3, वॉच इट, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप फेलियर होते हो ना, जब आपका बच्चे मजाक उड़ाते हैं, लाइक सोशल मीडिया पे अगर किसी ने पोस्ट करा, उसके नीचे आपने भद्दी कमेंट्स लिखते हो, इसका इंपैक्ट कभी आपको समझ में नहीं आता, उसको आता है जिसके लिए आपने लिखा है। अगर मैं उठूं और मेरे यूट्यूब पे नीचे आपने 10 गालियां लिख रखी है, जो इंपैक्ट मुझे होगा आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये तो चलो मैं ठीक है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग उनसे ज्यादा है,
पर जो बच्चे 15 साल के 14 साल के जिनको दुनिया में ये चीज़ नहीं पता है, अगर उनको आप बार बार सोशल मीडिया पे ट्रोल करोगे, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? दे विल गो फॉर सुसाइड मैन. दिस इज व्हाट हैज गिवन इन क्रिमिनल जस्टिस पार्ट 3. गो एंड वॉच इट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वेब सीरीज. क्रिमिनल जस्टिस पार्ट 1 वॉच, क्रिमिनल जस्टिस पार्ट 2 वॉच. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. क्रिमिनल जस्टिस पार्ट 1 की आज हम बात करेंगे भी, बिल्कुल बात करेंगे. क्रिमिनल जस्टिस पार्ट 2 इज व्हाट एनल सेक्स, मैरिटल रेप, उसके बारे में बात करें. इसमें तो शायद नहीं बात करें, पर मैंने मैरिटल रेप में वीडियो में बात करा है, पर 1 की बात करूंगा आज मैं आपसे. तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत बड़ा इंपैक्ट प्ले करती है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की तरफ. तो इन्हीं सब मुद्दों पे जब 1986 में जब बातचीत हुई थी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन की बात हुई, तो भारत में भी जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के ऊपर एक बातचीत के बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 बनाया गया. इस एक्ट के पहले एक जजमेंट पास हुई थी जिसमें कहा गया था कि ये जो अलग अलग स्टेट्स अपने हिसाब से जुवेनाइल जस्टिस करके जो एक्ट बना रहे हैं, कोई दिल्ली बना रहा है, कोई मद्रास बना रहा है, या फिर जो भी आप तमिलनाडु है, उनको एक जगह मर्ज करके सेंट्रल लेवल पे बनाओ, क्योंकि उसका इंप्लीमेंटेशन सेंट्रल लेवल पे बहुत मैटर करता है, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डील विद. तो वो केस था शीला वारसी यूनियन ऑफ इंडिया, कि किस तरीके से प्यूनिटिव जो बिहेवियर है उसको रोका जाए, रिफॉर्मेटिव बिहेवियर लाया जाए, उनको पनिशमेंट ना किया जाए, उनको रोका जाए. पनिशमेंट मतलब उनको गलत करने से रोकना हमारा काम है. तो रिट्रीब्यूटिव और कंपनसेटरी जो बिहेवियर इसको प्रमोट किया जाए, कंपनसेटरी एलिमेंट्स को लाया जाए. ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 बनाया गया था. तो हुआ क्या था कि नीड ऑफ यूनिफॉर्म जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्रीज की बात करी गई. ठीक है, इसमें ये चीजें बताई गई इस एक्ट में. स्पेशलाइज्ड अप्रोच टुवर्ड्स द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, इसके बारे में बात हुई, किस तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं. यूनिफॉर्म नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस, बिल्कुल सही बात है. एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है. द मोर ऑफ इमोशंस बेस्ड एंड मिनिमम रूल्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस. जब आप जुवेनाइल की बात करते हो, उनको जब जस्टिस की बात करते हो, इट शुड बी मोर बेस्ड ऑन इमोशंस रादर हार्डन्ड बिहेवियर, की एकदम से इसको तो बस पुट इन बिहाइंड द वॉल. नो, जेल में डाल देना इज नॉट द राइट आंसर. जस्ट गो फॉर प्रिवेंशन एंड क्यूरेटिव बिहेवियर फॉर देम. जुवेनाइल सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीनरी, ये सारी चीजें की बात करेगी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 में. सो ओवरऑल इट वाज अ काइंड ऑफ क्यूरेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ व्हाट, प्यूनिटिव बिहेवियर. समझ रहे हो बात को? ये सारी चीजें, ये सारे मुद्दों के साथ क्या हुआ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 को हमने क्या करा, इनेक्ट करा. ठीक है, कृष्णा भार्गव के केस में बात कही गई थी, अभी बात करेंगे कृष्णा भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ पटना जो बिहार है उसके बारे में बात करेंगे. पर 1986 के एक्ट्स में कुछ कमी रह गई थी, उसके बारे में बात करेंगे अभी जब हम 2000 वाले एक्ट के साथ उसको कंपैरिजन करेंगे. तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 14 साल के अंदर ही वापस अमेंड किया गया, वापस उसको नया बनाया गया, जिसमें एक टर्म ऐड करी गई नेग्लेक्टेड जुवेनाइल्स. नेग्लेक्टेड जुवेनाइल्स का कॉन्सेप्ट लाया गया डिटेल वर्जन में, वर्सेस डेलिक्वेंट जुवेनाइल्स. तो डेलिक्वेंट जुवेनाइल्स तो वो हो गया जिनके अंदर क्रिमिनल बिहेवियर जनरेट हो चुकी है या फिर जो काफी आगे बढ़ चुके हैं. नेग्लेक्टेड जुवेनाइल्स वो होते हैं जिनको वाकई में आपके हेल्प की, आपके केयर की, आपके प्रोटेक्शन की, आपकी रिहेबिलिटेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है. फॉर एग्जांपल, जो सड़कों पे रह रहे हैं, जो वेगिंग कर रहे हैं, जिनकी अपनी कोई फैमिली नहीं है, जो प्रोस्टिट्यूट उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, उनको किस तरीके से उसमें धक्का दे दिया गया है, स्लम एरियाज में रहते हैं, तो व्हाट दे आर द नेग्लेक्टेड जुवेनाइल्स. दे नीड मोर प्रोटेक्शन देन डेलिंक्वेंट जुवेनाइल्स. जो डेलिंक्वेंसी की तरफ बढ़ चुके हैं उनको तो आप रीइंटीग्रेट करोगे, उसका अपना प्रोसीजर होगा, बट दोज जो नेग्लेक्टेड हैं उनको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो कहता है कि द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ. बार बार मैं कह रहा हूं जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, वैसे जुवेनाइल्स जो लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है. अब आप बात को समझो, कोई बच्चा लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में कब होगा, जब उसने लॉ को तोड़ दिया, जब उसने लॉ को तोड़ दिया. फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि लॉ कहता है कि आप 18 से नीचे गाड़ी नहीं चला सकते, और आपने गाड़ी चलाया और आपने किसी की एक्सीडेंट कर दिया, आपने लॉ को तोड़ दिया. क्या इस समय मानना जुवेनाइल अच्छा रहेगा, या ये मानना अच्छा रहेगा कि उसको किस दिन मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, किस दिन उसको सजा सुनाई गई, उस दिन उसका एज ऑफ जो डिटर्मिनेशन होगा वो इंपॉर्टेंट होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेज हैं. 2-3 केसेज में से उल्टी उल्टी बातें कह दी गई थी, क्योंकि उसका 1986 वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें डेलिंक्वेंट जुवेनाइल्स की बात हुई थी, कॉन्फ्लिक्टेड जुवेनाइल्स की बात नहीं हुई थी. जो जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ की नहीं, कॉन्फ्लिक्ट जिन्होंने डेलिंक्वेंट जुवेनाइल्स, जो जुवेनाइल्स डेलिंक्वेंट हो चुके हैं, तब हम उनके बात करेंगे क्या नाम है, एज की. तो डेलिंक्वेंट तो तभी कहोगे ना जब उसको आपने प्रूफ कर दिया कि उसने ऑफेंस कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है. ये वाली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ना, वो कई बार जुडिशरी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे अभी.
conflict with law and children in need of care and protection by providing for proper care, protection and treatment, by catering to their developmental needs and by adopting a child friendly approach in that adjudication and disposition of matters in the best interest of children and for their ultimate rehabilitation through various institutions established under the enactment. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, शेल्टर होम है, एडॉप्शन की प्रक्रिया है, फॉस्टर कैंप है, इन सब की बात करी गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो सैलिएंट फीचर्स की जब हम बात करेंगे इस एक्ट की सैलिएंट फीचर्स की, तो कहता है जो यूनिफॉर्म एज है वो 18 साल किया गया। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 में जो था वो 16 साल था बॉयज के लिए और 18 साल जो था वो गर्ल्स के लिए। इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोज में अपने बात कर रखा है, पहले वीडियोज में भी, कैसा क्यों कहा गया था। पर इस एज में 18 साल, इस जो एक्ट था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 में, उसमें 18 ईयर्स यूनिफॉर्म कर दिया गया। 1989 का जो आपका राइट्स ऑफ द चाइल्ड कन्वेंशन था उसके साथ कॉन्फॉर्मिटी करते हुए। उसके बाद जो मैंने बोला भी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात की गई नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन की और जुवेनाइल नेग्लेक्टेड जुवेनाइल्स और डेलिंक्वेंट जुवेनाइल्स की। उसके अलावा 4 महीने के अंदर आपको जो जुवेनाइल्स का केसेज है उसको खत्म कर देना है। बाद में 2015 में अमेंडमेंट करके इसको 2 महीने और बढ़ा दिया गया कि इन सर्टेन केसेज आप 2 महीने बढ़ा सकते हो, 6 महीने, पर उसके बाद आपको रिटन एप्लीकेशन देना बताना पड़ेगा कि आपने क्यों बढ़ाया। पर इसमें 4 ही महीने था, बाद में इसको 6 महीने किया गया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इन डिस्ट्रिक्ट एंड ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट, हर जगह पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सेक्शन 4 ऑफ जेजे एक्ट 2000, आपको हर जगह पे क्या करना पड़ेगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का स्थापना करना पड़ेगा। मुझे लगता है हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, अभी मेरे डिस्ट्रिक्ट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी होगा। ऑफेंसेज अगेंस्ट जुवेनाइल्स हैव नाउ बिकम कॉग्निजेबल। अगर आप कोई भी ऑफेंस करते हो जुवेनाइल्स के अगेंस्ट तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, उनके लिए आपको वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा स्पेशल जुवेनाइल पुलिस सिस्टम, एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस सिस्टम की स्थापना करी जाएगी, जो सेंसिटाइजेशन किया गया। पुलिस जो होते हैं उनको ना बच्चों के प्रति एक तरीके का बिहेवियर डेवलप किया गया, प्यारा बिहेवियर कहते हैं जिसको, सपोर्टिंग बिहेवियर, ऐसा डेवलपमेंट किया गया। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस सिस्टम जिसको कहते हैं। रोल ऑफ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड लोकल अथॉरिटी, इसको इन्हांस किया गया कि जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनको इन्हांस किया जाए। अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन पे फोकस किया गया। री इंटीग्रेशन, रिहेबिलिटेशन एंड सोशल सेटअप, उसके ऊपर बात करी गई, जुवेनाइल फ्रेंडली हो गया। एंड एम्फेसिस ऑन एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड, जिसके बारे में कारा की बात करते हो, आप जानते हो सेंट्रल एडॉप्शन रिहेबिलिटेशन जो बॉडी है, आप सबको पता होगा, अथॉरिटी जो है कारा। उसके अलावा डीएम के पास पावर दे दी गई 2021 के अमेंडमेंट के बाद। ये सारी चीज़ों के बारे में आप सबको अच्छे से पता होगा, मैं बता भी दूंगा। तो ये सैलिएंट फीचर्स हैं जो आपके पेपर में आ सकता है, तो आप इसको ना दिमाग में रख लीजिएगा। सेम चीज़ आपके पेपर में लिखना है, 10 पॉइंट्स, ठीक है, और कुछ नहीं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। एक केस है, पर इस केस के पहले आपसे एक बात कर लूँ मैं कि जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ क्या होता है। अभी उस सेक्शन 2D की बात करेंगे। देखिए सेक्शन 2D कहता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने वो लगाया होगा शायद, सॉरी कोई बात नहीं, वो लगा नहीं पाया मैं, लेट इट बी। एक केस हुआ था शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2014 में, जिसमें बात करी गई थी राइट टू अडॉप्ट एंड टू बी अडॉप्टेड टू मेड अ फंडामेंटल राइट। इसमें जो शबनम हाशमी जी थी, इनके द्वारा प्रेयर किया गया था कि सर ऐसा करते हैं ना कि आप राइट टू अडॉप्ट और एडॉप्शन को क्या कर दीजिए, राइट टू अडॉप्ट और राइट टू बी अडॉप्टेड टू मेड अ फंडामेंटल राइट। पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब इसके ऊपर और भी बातें हुई। एक और प्रेयर में बोला गया, एन अल्टरनेटिव दे प्रेड दैट द कोर्ट ले डाउन द गाइडलाइंस फॉर ऑप्शनल एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन बाय पर्सन्स irrespective of religion, caste, creed, etc. and further to give directions to government of India to enact an optional law for adoption, the prime focus of which is the best interest of the child। इसके भी बात करी गई थी प्रेयर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए ये जो एक्ट है, जेजे एक्ट है 2000, इट्स अ ऑप्शनल लॉ, आप एडॉप्शन कर सकते हैं, आप एडॉप्शन करिए, इट्स एन ऑप्शनल लॉ, देयर इज नो मैंडेटरी कि आपको करना ही पड़ेगा। पर देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। पर हुआ क्या था इस केस में, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ था ना वो बीच में आ रहा था, क्योंकि वो आपको कहता है कि बायोलॉजिकल फादर से जो आपका बच्चा होगा और जो आप एडॉप्शन करोगे, दोनों की जो अथॉरिटीज होंगी वो अलग होता है मुस्लिम पर्सनल लॉ में। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ जो भी कहता है कफाला अलाउड होता है उसमें, बट इट्स ऑल अबाउट जो सेकुलर एक्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सेकुलर एक्ट के मद्देनजर आप एडॉप्ट कर सकते हैं, एडॉप्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उन्होंने एक्सपेक्ट करा कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस तरह की जो बॉडीज है मान लीजिए, वो ऐसे चीज़ों को क्या बोलते हैं कि बढ़ावा ना दें कि आप एडॉप्शन न करें, उनके बीच में जो डिफरेंसेज है वो ज़्यादा रहेगा। क्योंकि जो एक्ट सेकुलर है, जो ऑप्शनल लॉ है, जो आपको एक चांस देता है बच्चों की करियर बनाने का, बच्चों को सेव करने का, उनके फ्यूचर को, तो आप उसको मद्देनजर रखते हुए आप क्या करिए, एडॉप्शन करिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। तो एनी पर्सनल बिलीफ एंड लॉ मस्ट नॉट प्रिवेल इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एंड सेकुलर लॉ, दैट इज जेजे एक्ट 2000, ये बात करी गई। पर्सनल लॉ इज देयर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज इन दिस केस एंड सेड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 एंड अमेंडेड बाय अमेंडमेंट एक्ट 2006 अलाउड दिस। एडॉप्शन की बात तो 2006 में कहता है और वो ऑप्शनल लॉ है, ये बात हो गई।
एक और बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि फंडामेंटल राइट बनाने की जो कैपेसिटी है, जो पावर है, अभी वो समय नहीं आया, एक समय के बाद जरूर उसको बनाया जाएगा, पर अभी के लिए इस चीज़ को थोड़े समय के लिए क्या कर देना चाहिए, हमें रोक देना चाहिए। ठीक है, ये बात करी गई। ठीक है, इतनी सारी बातें हो गई। एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो 1986 है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक बार डिफरेंसेस को देख लेते हैं। उसमें मैं स्लाइड लगाना भूल गया, पर मैं आपको समझाता हूँ कुछ कुछ। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 कहता है कि 1986 वाला जो एक्ट था ना, उसमें बच्चे को मैंने एज बताया 16 ईयर्स फॉर बॉयज और 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स, पर बाद में इसको करके क्या कर दिया गया, 18 साल से नीचे जो भी हैं। और 2015 में अमेंडमेंट करने के बाद क्या हुआ, निर्भया केस के बाद, जब ये जुवेनाइल की एग्जांपल दी मैंने, अमेंडमेंट करने के बाद 16 से 18 साल के जो बच्चे हो गए, अगर वो बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम करते हैं, देखिए क्राइम 3 तरह के, पिटी, सीरियस, हीनियस। पिटी क्राइम मतलब चलो ठीक है, नॉर्मल क्राइम। सीरियस मतलब चलो थोड़ा सा सीरियस है, पर हीनियस मतलब एक्सट्रीमली, जैसे रेप, मर्डर, तो ऐसा कुछ होता है। तो 16 से 18 साल के अगर बच्चे करते हैं तो उनकी ट्रीटमेंट थोड़ी अलग तरीके से होगी। भले ही पर उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट आप नहीं दे सकते, डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते, बट उनकी ट्रीटमेंट अलग हो सकती है 16 साल से कम वालों बच्चों के कंपैरिजन में। तो 2000 में जो एक्ट आया, उसने बोल दिया कि 18 साल से अगर आप नीचे हैं तो आप जो है वो जुवेनाइल होंगे। कैटेगरीज ऑफ पर्संस कवर्ड की बात करें तो जो 1986 वाला एक्ट था, उसने जुवेनाइल, डेलिंक्वेंट जुवेनाइल्स की बात करी, मतलब जिसने कानून को तोड़ा और ये बात प्रूफ हो चुका है। आर यू जस्ट एबल टू गेट द पॉइंट? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं कह रहा हूं डेलिंक्वेंट जुवेनाइल्स, 1986 में कहा गया था डेलिंक्वेंट जुवेनाइल्स। तो डेलिंक्वेंट जुवेनाइल्स वो होते हैं जिन्हें प्रूफ कर दिया गया है कि उसने क्या करा है, गलत करा है। तो जब डेलिंक्वेंट जुवेनाइल्स की हम बात करते हैं तो उसकी एज की डिटर्मिनेशन कब होगी, जब आप उसको कोर्ट में क्या कर देते हो, प्रूफ कर देते हो कि वो गलत किया है। तब अगर उस दिन वो अगर माइनर है तो माइनर कहलाएगा, अगर उस दिन नहीं है तो नहीं कहलाएगा। सोचो कितना ही कॉम्प्लेक्स लाइन था ये, कितना ही बेकार स्टेटमेंट था ये, कि अगर कोई बच्चा, अगर कोई जुवेनाइल गिल्टी पाया जाता है, उस दिन उसके एज को देखेंगे। और ये रामजी मिसार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में कहा भी गया था, उसके बाद दूसरे केसेस में भी इसको, अभी सदेश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के केस में भी ये चीज बोल दी गई थी। तो मेरा मुद्दा ये है, आप इमेजिन करो कि वन हु इज डेलिंक्वेंट इज ऑलरेडी प्रूव्ड, मतलब उसने गलत कर दिया है, पूरा कोर्ट में प्रूफ हो गया, मान लो इसमें 4 साल लग गए और 4 साल में मेजर हो जाता है, तो उस दिन उसको मेजरमेंट, उस दिन अगर वो मेजर है तो उसको मेजर की तरह ट्रीट करेंगे, रादर कि अगर उसने जिस दिन क्राइम करा था उस दिन जुवेनाइल था कि नहीं। बताओ कितनी गलत कॉन्सेप्ट थी। इसी लाइन को बदला गया 2000 वाले एक्ट में कि अब डेलिंक्वेंट जुवेनाइल्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, समवन हु इज कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, मतलब जिसने कानून तोड़ दिया, जिस दिन कानून तोड़ा, जिस दिन उसने कानून तोड़ा, अगर उसने आज कानून तोड़ा, आज अगर वो माइनर है तो माइनर की तरह ट्रीट किया जाएगा उसको, ना कि 5 साल बाद, अगर 2 साल बाद या 4 साल बाद या 4 महीने बाद या 5 महीने बाद, जब भी उसको आप जजमेंट दे रहे हो, उस दिन अगर वो डेलिंक्वेंट प्रूफ हो रहा है तो डेलिंक्वेंट उसको कह के मेजर माना जाएगा। ये 1986 वाले एक्ट में उल्टा बोल दिया गया था, बाद में उसको पलट दिया गया। समझ गए आप? नेग्लेक्टेड जुवेनाइल्स की बात हुई, मैंने आपको बताया। उसके अलावा एडजुडिकेटरी बॉडीज जो होती हैं वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वगैरह की बात करेंगे। उसके अलावा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम बात करते हैं कि जो टाइम लिमिट है, पहले 1986 वाले एक्ट में 3 महीने था, 3 महीने के अंदर आपको क्या करना है, केसेस को डिस्पैच कर देना। बाद में 4 महीने किया गया, 2015 में अमेंडमेंट करके 6 महीने किया गया इसको। 4 महीने विथ एक्सटेंशन ऑफ 2 मंथ्स ऐसे लिखा हुआ है, एग्जैक्ट 6 महीने नहीं लिखा हुआ, 4 महीने इन केस ऑफ 2 मंथ्स एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको राइटिंग में बताना पड़ेगा कि क्यों आपने करा। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दैट कौन कौन से ऑर्डर्स ऐसे हैं जो आप जुवेनाइल्स के अगेंस्ट नहीं दे सकते। यह क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है कि मान लीजिए कोई 17 साल का बच्चा अगर उसने कुछ गलत करा, रेप करा, मर्डर करा, तो क्या उसके खिलाफ कौन सा जजमेंट पास किया जा सकता है कि नहीं, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो जो भी अभी बोलने वाला हूं प्लीज इसको सुन लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ऑर्डर्स दैट मे नॉट बी पास्ड, कौन कौन से ऑर्डर्स ऐसे हैं जो जुवेनाइल्स के अगेंस्ट पास नहीं किए जा सकते। तो 1986 वाले में था कि डेथ पेनल्टी, इंप्रिजनमेंट, कमिटेड टू प्रिजन इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन और पर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी। सेम चीज को हमने क्या करा, 2000 वाले एक्ट में लेकर आ गए कि बच्चों के खिलाफ, जुवेनाइल अगर वो है तो उसके खिलाफ आप डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते, लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं दे सकते, कमिटेड टू प्रिजन इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, मान लो पेमेंट ऑफ फाइन अगर नहीं कर पा रहा उस केस में, जो कमिटेड टू प्रिजन है वो टू पे द फाइन, अगर वो नहीं कर पा रहा तो नहीं कर सकते। ये 3 केसेज आप, 3 जो हैं, अगर फाइन नहीं दे रहा तो उसको जेल भेज दो, ये नहीं कह सकते आप। एक्सेप्शन क्या था, प्लेसमेंट इन प्रोटेक्टिव कस्टडी बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ बोर्ड इफ अबव 16 years of age and offense is of so serious a nature or his conduct such it may not be in his or other inmates interest to keep him in a special home। मतलब
अगर 16 साल से ऊपर कोई है और उसने बहुत ही सीरियस क्राइम करा है, तो उसको जो कोर्ट है, जो बॉडी है, वो देखेगी, स्टेट देखेगी कि उसका जो प्लेसमेंट है वो कहाँ, शेल्टर होम में करना चाहिए या फिर कहाँ करना चाहिए, वो डिपेंड करेगा क्राइम्स के ऊपर और एज के ऊपर। बाद में इसी को हीनियस क्राइम किया गया 2015 के अमेंडमेंट के बाद कि सीरियस भी नहीं, हीनियस क्राइम है। सीरियस अलग होगा, हीनियस अलग होगा, पेटी अलग होगा। तो एकदम हीनियस क्राइम्स के लिए तो बहुत ही अलग तरीके के स्टेटमेंट प्लेसमेंट जो है वो बनाई गई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपके पेपर में, जो अभी हो सकता है कि मान लीजिए कोई लड़का है, उसने 17 साल का क्या करा, 17 साल का है और 22 साल के एक लड़के के साथ मिलकर किसी का क्या कर दिया, रेप करा या मर्डर कर दिया, और कोर्ट ने उसको कन्विक्ट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। तो कोर्ट सही है कि गलत, बताइए। अब आप खुद सोचिए, ये आपके केसेस आए हैं। अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा था सैलिएंट फीचर्स, तो मैं एक बात आपको बताना भूल गया, उस बात याद रखिएगा। कभी भी जुवेनाइल्स का ना ट्रीटमेंट, ट्रायल्स एडल्ट्स के साथ नहीं होता। उनका अलग होता है, एडल्ट्स का अलग होता है। उनका तरीका अलग होता है, एडल्ट्स का तरीका अलग होता है। वहां पे जजेस का बिहेवियर अलग हो सकता है, यहाँ पे जजेस का बिहेवियर अलग होता है। तो जब मैं कह रहा हूं 17 साल का एक बच्चा जुवेनाइल और 22 साल के एक एडल्ट के साथ मिलकर कोई गलत काम करता है, लेट से मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, और कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया, ये आपके पेपर में आएगा सवाल, तो कहां तक सही है? तो उचित नहीं है अकॉर्डिंग टू जेजे एक्ट 1986, 2015 को भी बोलिए, किसी के साथ वो उचित नहीं है। क्योंकि एक्ट कहता है, 2015 वाला तो चलिए अब ऐसा कहता है कि 2015 वाला तो कहता है कि अगर सीरियस हीनियस क्राइम है तो उसको अलग तरीके से डील करेंगे। डिस्पाइट डेथ पेनाल्टी, लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं दे सकते आप बच्चों को। तो अगर कोई कोर्ट लाइफ इंप्रिजनमेंट देता है, वो गलत बात है। 22 साल वालों का अलग ट्रीटमेंट करिए, उसको आप दीजिए डेथ पेनाल्टी, कोई दिक्कत नहीं है। बट दोज हु आर जुवेनाइल्स मस्ट बी ट्रीटेड डिफरेंटली in the age group of 16 to 18 if they have committed any kind of serious crime or heinous crime, but they won't be able to get what death penalty of imprisonment of life। ये कभी नहीं मिलेगा उनको। ये बात हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में डाल लीजिए, कभी नहीं मिल सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था जो मैंने आपको बताया। और इस तरह के जजमेंट अगर केसेज आते हैं तो आप याद रखिएगा कि आप लिखेंगे जो मैं आपको अभी बोला हूं। ठीक है, चलिए तो कुछ और बातें करते हैं आगे। सैलिएंट फीचर की मैं आपको सुनाता हूं कुछ और सैलिएंट फीचर। मेरे पास एक कॉपी है, उससे मैं पढ़ रहा हूं एक्चुअली कुछ और चीजें। तो कहता है कि 2000 का जो एक्ट था वो कहता है कि नो इम्प्रिजनमेंट और कीपिंग ऑफ चाइल्ड इन पुलिस स्टेशन और जेल इन एनी सर्कमस्टांसेस नहीं कर सकते आप, उनको जेल वगैरह में नहीं रख सकते आप। नो ज्वाइंट प्रोसीडिंग ऑफ अ डेलिंक्वेंट चाइल्ड विथ एन एडल्ट पर्सन, मैं बार बार कह रहा हूँ एडल्ट पर्सन के साथ जो भी चाइल्ड है, डेलिंक्वेंट चाइल्ड है, चाइल्ड विथ ऑफेंस है, उसको आप नहीं कर सकते। चाइल्ड इन कॉन्फर्मिटी विथ लॉ या डेलिंक्वेंट चाइल्ड है, उसको आप एडल्ट के साथ क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। एज की डिटर्मिनेशन जो होगी वो कमीशन बाई लॉ होगी, किस दिन उसने एक्ट को करा है वो देखा जाएगा, ना कि डेलिंक्वेसी के बाद देखा जाएगा। उसके अलावा उसके फोटोग्राफ्स वगैरह को पब्लिश नहीं कर सकते, उसको सीनियर या एडल्ट के जो प्रिजन्स होते हैं उसके साथ नहीं रख सकते। क्रिमिनल जस्टिस 1 में ही दिखाया गया था। अगर आप एक जुवेनाइल, चलिए वो जुवेनाइल तो नहीं था पर वो बहुत एज ग्रुप में छोटा था, मतलब कम था, यंग था बिल्कुल, उसको अपने एडल्ट के साथ अगर रख दिया तो सेक्सुअल एक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये बहुत बड़े डेटाज में, बहुत बड़े डेटाज में बोला गया है कि जो सीनियर होते हैं, मतलब वहां पे भी तो गैंग चलता है ना, सीनियर होता है जेल के अंदर भी, तो दे कैन डू सेक्सुअल एक्ट, और सेक्सुअल एक्टिविटी जो होता है वो जुवेनाइल्स के साथ बढ़ जाता है। इसके बारे में बात करी गई है। केस भी था दिल्ली का, भी हम बात करेंगे उसके बारे में। तिहाड़ जेल में ऐसा कुछ हुआ था, तो उसके बाद जो कोर्ट थे उन्होंने बिल्कुल बोल दिया कि इस तरीके से आप नहीं कर सकते, आप शेल्टर होम बनाइए, उसमें रखिए। तिहाड़ जेल में आप नहीं रख सकते सीनियर्स के साथ ले जाकर, बड़े बड़े लोगों के साथ जो बहुत हार्डेंड क्रिमिनल्स है, किसी ने मर्डर कर रखा है, रेप कर रखा है, उसके साथ जाकर बच्चों को रख दोगे, व्हाट विल दे डू? डेफिनेटली दे विल गो फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी विद देम। ये सारी बातें आप रखिएगा दिमाग में। तो एक क्वेश्चन बार बार उठ रहा था, बहुत सारे केसेस में उठ रहा था, इशू ऑफ रिलेवेंट डेट टू डिटरमाइन एज ऑफ जुवेनाइल। जुवेनाइल के एज जो है डिटर्मिनेशन की बार बार क्वेश्चन उठ रहा था। तो उमेश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में कहा गया कि जिस दिन अकरेंस होती है ऑफेंस की उस दिन की बात करेंगे, ना कि ट्रायल की। भोला भगत वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में भी कहा गया कि जिस दिन अकरेंस होता है उसकी बात करेंगे। इमटेरियल इस बात पे डिस्कशन करना है कि वो जिस दिन उसको सजा दे जा रहा है उसकी उस दिन वो जुवेनाइल है कि नहीं, इसके बारे में कोई बात, इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। पर अरनीत दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में जजमेंट को पलट दिया गया था, क्योंकि एक केस 2000 का था, अरनीत दास वाला। 1986 में जो कानून बना आपका, उसके बाद आते आते इसको समय लग गया थोड़ा सा, मतलब 2000 के बाद आई, इस जजमेंट के बाद एक्ट बना। तब इसने डेलिंक्वेसी को माइंड में रखते हुए कह दिया कि डेलिंक्वेंट चाइल्ड की बात होती है जेजे एक्ट में। तो जब जेजे एक्ट में डेलिंक्वेसी की बात होती है तो हम डेलिंक्वेसी को देखेंगे ना,
ऑफेंसेस को तो नहीं देखेंगे, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो इसी के मद्देनजर अरनीत दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और इसके पहले भी एक बहुत बड़ा केस था रामसी मिसार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और भी पुराना केस था 1963 का। उसमें इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि बच्चा जिस दिन क्राइम किया उस दिन नहीं, जिस दिन उसको ट्रायल कंप्लीट होता है, अगर वो उस दिन माइनर है तो माइनर ट्रीट करा जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। बाद में प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में इस बात को पलटा गया कि नहीं, द एज ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ एज शुड बी बेस्ड ऑन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। जिस दिन वो जिस दिन उसने कुछ गलत करा उस दिन देखेंगे कि वो माइनर था कि नहीं। ये सारी बातें हुई जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी में। ठीक है, कुछ हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस की। कहता है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी इज बाय एंड लार्ज द प्रोडक्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक माल एडजस्टमेंट, इवन इफ इट इज फाउंड दैट दिस जुवेनाइल हैव कमिटेड एन ऑफेंस दे कैन नॉट बी अलाउड टू बी माल ट्रीटेड। कहता है कि भले ही बाय एंड लार्ज मुझे लग रहा है कि सोशल और इकोनॉमिक माल एडजस्टमेंट के बेसिस पे हुआ है, कुछ ना कुछ इसके साथ गलत हुआ था, इकोनॉमी अच्छी नहीं थी, सोशल अच्छा नहीं था, उसके साथ अलोन रहता था, अकेले रहता था, पर तब भी नहीं कह सकते कि उसको हम माल ट्रीट करें। भले उसने गलत करा, पर जुवेनाइल्स विल नॉट बी ट्रीटेड एज माल ट्रीटेड। मेरा कहने का मतलब है चाहे उसने किसी भी वजह से करा हो, वजह इंपॉर्टेंट नहीं है, वजह है कि हम उसको प्रोटेक्शन देंगे, केयर देंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे, रीइंटीग्रेशन करेंगे। दे डू नॉट सेट देयर फंडामेंटल राइट्स। जब वो जेल जाते हैं उनका फंडामेंटल राइट तब भी रहेगा। Moreover, the objective of the punishment being reformative, we fail to see what social objective can be gained by sending them to jail, where they come in contact with hardened criminals and lose whatever sensitivity they may have to final and noble sentiments। बार बार मैं कह रहा हूँ कि जब उनको हार्डेड क्रिमिनल्स के साथ रखते हो ना आप, तो वो उनके साथ जो उनके अंदर बचा इमोशन होता है वो भी खत्म कर देते हैं वो लोग। सेक्सुअल एक्टिविटी उनके साथ होता है, फिर उनको क्या आप सेव करोगे, उनको क्या फ्यूचर दोगे, क्या रिहेबिलिटेट करोगे, क्या प्रोटेक्शन दोगे। मुन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी कहा गया इनऑर्डिनेट लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट टर्म इज श्योर to turn a juvenile delinquent into an obdurate criminal। यानी ये मुन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा गया था। एक कक्कू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में जजमेंट बात बोली गई कि जितना डिले करेंगे, जितना लंबा इम्प्रिजनमेंट देंगे, वो बाद में उतना ही गंदा क्रिमिनल बन के निकलेगा, एक क्रिमिनल बनेगा वो। द फैमिली टाई ऑफ जुवेनाइल मस्ट बी केप्ट अलाइव। ये बार बार कही गई कि फैमिलीज का जाना बहुत जरूरी है, उनसे मिलने जाइए, फैमिली मिलने जाएंगे, उनके फैमिली के रिलेटिव और भी रिलेटिव जा सकते हैं, वकील जा सकते हैं, उनके एनजीओ वाले लोग जा सकते हैं, मतलब डाइवर्स सेक्टर्स के लोग जब बच्चों से मिलने जाएंगे जेल में या शेल्टर्स होम्स में, तो उनका जो इंपैक्ट होगा, माइंड होगा, वो बहुत अलग तरीके से सेफ होगा। ये बार बार कही गई। राजेंद्र चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में कहा गया द कोर्ट हेल्ड दैट इन सच केसेस द सेटल्ड लॉ इज दैट अ हाइपर टेक्निकल अप्रोच विल नॉट बी टेकन। इसमें हुआ क्या था कि एज के डिटर्मिनेशन को लेकर इशू हो गया था, क्योंकि उसमें ओवर राइटिंग कर रखी थी अपने किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो कोर्ट ने कहा कि इतना मारली मैटर ही नहीं करता कि हाइपर टेक्निकल पूरा का पूरा उसके पीछे एजेंसी लगा के देखो कि कितना उसमें उसके पीछे क्या था, ओवर राइटिंग के नीचे क्या था, इतना करने की जरूरत नहीं है। जुवेनाइल उसको फेवर करते हुए, जुवेनाइल की तरफ फेवर करते हुए अपना जजमेंट सुनाइए। ये बात राजेंद्र चंद्र स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में कही गई थी। आगे चलते हैं। अब संजय सूर्य एंड अदर्स वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में यही हुआ था। ये कुछ पत्रकार वगैरह गए थे दिल्ली में तिहाड़ जेल में, तो उन्होंने देखा कि जो बच्चे हैं वहाँ पे कुछ जिनको रखा गया हार्ड एंड क्रिमिनल्स के साथ, उनके साथ देखा जा रहा है कि सेक्सुअल एक्टिविटी हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये बात तिहाड़ जेल पहुंची, तिहाड़ जेल में बात आई तो तिहाड़ जेल ने बिल्कुल इसके ऊपर एक्शन लिया और बोला कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इशू बनता ही था कि जुवेनाइल शैल नॉट बी अलाउड टू इंटरमिंगल विद एडल्ट प्रिजनर्स। इसके बारे में कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनके लिए अलग व्यवस्था करी जाए। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, पर आप उनको हार्डेड क्रिमिनल्स के साथ नहीं रख सकते, जिन्होंने रेप कर रखा है, कमिटेड इतना बड़ा बड़ा क्राइम कर रखा है, उनके साथ अब जाके बच्चों को रख दे रहे हो। हाउ दे विल रेसिस्ट जब सेक्सुअल एक्टिविटी उनके साथ होगा, नहीं रोक सकते वो। क्रिमिनल जस्टिस पार्ट 1 में ही चीज दिखाई गई है। एक्शन सेल शुड हैव बीन टेकन अगेंस्ट द एरिंग ऑफिसर फॉर माल एडमिनिस्ट्रेशन। जो अगर ऐसा कुछ ऑफिसर्स हैं जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी नहीं रोकते, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एक्शन बहुत बड़े लेवल पे लेना चाहिए। उनके अंदर रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिज्म को बढ़ाओ, कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट बताओ, उनके अंदर इमोशन को डेवलप करो, उनके अंदर दिखाओ कि बच्चे हैं वो। आप माल एडमिनिस्ट्रेशन अपने आंखों के सामने कैसे होने दे रहे हो। ये सारी बातें हुई। एक ऐसा ही बहुत फेमस केस है रघुवीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। 17 साल का बच्चा था, उसने एक एक्टिविटी कर दी, बहुत सेक्शन 302 आईपीसी के अंदर उसको मर्डर का जो केस है। तो बाद में ही कोर्ट में पहुंचा कि क्या उसको 17 साल के बच्चे को आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हो। तो मैंने बार बार पहले भी बोला 1981 का केस है रघुवीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो अब मुद्दा यह है कि नहीं दे सकते, मुद्दा यह है कि नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था रघुवीर वर्सेस केस में। उसमें पहले ट्रायल कोर्ट ने भी दे दिया उसको सजा, बाद में हाईकोर्ट ने भी दे दिया सजा, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं कर सकते आप। बच्चों को आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते।
रिफॉर्मेटिव होना चाहिए, हमारा बिहेवियर रिफॉर्मेटिव होना चाहिए, उनके प्रति केयर देना चाहिए, प्रोटेक्शन देना चाहिए, उनको पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके अंदर ये बताओ कि उन्होंने गलत करा तो उनको रिफॉर्म करो। बट टू बी ऑनेस्ट आज के जमाने में ये चीजें हो ही नहीं रही, पलट रही बिल्कुल। टेक द एग्जाम्पल ऑफ निर्भया, देखो। उसके अलावा एक और केस प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में बोला कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुद्दा यह है कि जिस दिन उसने करा वो देखना पड़ेगा। सुदेश कुमार स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इसमें भी कोर्ट जो थी वो पलट गई थी बात से, 2008 का केस है। फिर उन्होंने बोला कि अब तो किसी भी सूरत में कभी भी हमें तो ये हम उसको मतलब जो है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट दे ही नहीं सकते। भले ही रामजी मिसार के केस में जो भी बोल दिया गया हो, स्टेट ऑफ बिहार के केस में 1963 में, कि जिस दिन उसको क्रिमिनल घोषित किया गया था उस दिन देखा जाएगा माइनर है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर एक्ट 2000 का एक्ट कहता है कि किसी बच्चे को आप दे ही नहीं सकते तो आप नहीं दे सकते। हाँ, भले आप उसके लिए अलग तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हो, तो जो बाद में 2015 में चीजें आई। सुदेश कुमार स्टेट ऑफ उत्तराखंड में बात कही गई थी कि भले ही वो जिस दिन उसको जजमेंट दिया जा रहा था वो 21 साल का था, पर ये मैटर ही नहीं करता। पर अगर वो जुवेनाइल होता तो जुवेनाइल ट्रीट करी जाती। तो जिस दिन उसने कमीशन ऑफ एक्ट करा उस दिन देखा जाएगा, ना कि कन्विक्शन के समय, क्योंकि कन्विक्शन के समय तो एक्ट ऑफ ऑफेंस के समय ही ऑलरेडी 21 साल का था, तो जुवेनाइल की तो बात ही नहीं उठती। इसके बारे में बात करी गई। डिलीवरी ऑफ जजमेंट की बात हुई कि जिस दिन डिलीवरी दिया गया था ना उस बच्चे को, जजमेंट जो पास हुआ था वो 21 साल का था, तो बाद में इसको पलटा गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर वो बच्चा जुवेनाइल है तो जुवेनाइल ट्रीट किया जाएगा उसको। एक्ट ऑफ ऑफेंस इस दिन हुआ है, ठीक है, ये बातें कही गई। अब 2015 में कुछ मेजर चेंजेज हुए। जो मैंने पहले बोला कि 16 साल 19 18 साल के जो बच्चे होंगे उनके बीच में थोड़ा सा जो चेंजेस होगा वो दिखा गया। उसके अलावा जो एक्ट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस ट्रीट्स अ माइनर ऑफ एज 16 to 18 years as an adult if he has committed any heinous crime. Minor who have committed a serious offense may be tried as an adult only if he is apprehended after the age of 21 years. 21 साल के बाद उसको आप एडल्ट की तरीके से ट्रीट कर सकते हो। ये सारी बातें आप पढ़िएगा एक बार 2015 के अमेंडमेंट को पॉज करके। अगर 17 साल से 18 साल के बीच सीरियस क्राइम करता है तो 21 साल के बाद उसको एडल्ट की तरह ट्रायल किया जाएगा। उस समय तक उसको एक तरीके से रखा जाएगा शेल्टर होम में, किसी और होम में। If a minor who has committed a serious crime who is apprehended after the age of 21 years, then the punishment will be tried as an adult and the imprisonment of 3 to 7 years have been prescribed. बाद में अगर उसको एडल्ट के रूप में ट्रीटमेंट के बाद पाया जाता है कि उसने गलत करा था तब उसको सजा दी 3 से 7 साल का। If a minor of age 17 have committed a heinous crime and has been apprehended below the age of 21 year, then the prescribed punishment is based on evaluation of mental and physical capacity. ये पढ़ लीजिए आप। If the minor committed a heinous crime and offense and apprehended after the age of 21 year, and then the case will be tried as an adult and imprisonment of 7 years and above is prescribed. ये बातें कही गई। देखिए ये सारी बातें लिख रखी है इसमें मैंने, और भी चीज़ें हैं। जस्ट गो थ्रू दिस। बहुत बड़े एक्ट हैं, मैं ये सारा चीज़ नहीं पढ़ा सकता, इट्स बियॉन्ड माई लिमिट कि मैं आपको हर चीज़ जे एक्ट 3 एक्ट बताऊँ एक साथ। पॉज करके जरूर पढ़िएगा आप, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इन चीज़ों को अपलोड जरूर कर दूंगा, बता दूंगा आपको। एक्ट जे एक्ट 2015, जे एक्ट 1986 के तो मैंने चली बात कर ली, 2015 वाली भी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी। मेजर अमेंडमेंट्स पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। आगे ये कुछ अभी 2021 में अमेंडमेंट हुआ जिसमें एडॉप्शन के पावर जो था वो पहले कोर्ट वगैरह के पास था, तो बहुत डिले हो रहा था। बाद में उसको चेंज करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया गया पावर। कोर्ट जिले के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं ना, उनको पावर दे दिया गया कि वो एडॉप्शन के जो केसेज हैं वो अलाउ कर सकते हैं, एडॉप्शन के लिए वो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इसके ऊपर बाद में बहुत ज़्यादा वही हुआ था कि क्वेश्चन मार्क एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को इतना पावर दे रहे हो आप, ठीक है। खैर ये सब चीज़ें जो भी मैंने हाईलाइटेड लगा दी 2015 के अमेंडमेंट को, 2021 के अमेंडमेंट को। जस्ट पॉज हियर एंड प्लीज रीड इट। जो भी इंपॉर्टेंट चीज वो मैंने आपको बता दिया है। द एक्ट इनेबल्ड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एडॉप्शन प्रोसीजर फॉर ऑर्फन सरेंडर्ड एंड अबंडेंट चिल्ड्रन व्हाइल मेकिंग द सेंटर एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी द स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर एडॉप्टिंग रिलेटेड मैटर। 2015 का जो एक्ट है कारा, उसके बारे में बात हो रही है। और जो अमेंडमेंट हुआ था वो यही हुआ था कि जो क्या हुआ कि उनको मैंने डीएम के पास पावर चली गई थी, ठीक है। ये सारी बातें हुई। देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दे दी गई। ये क्या है, व्हाट इज कंसर्न एसोसिएटेड विद जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट 2021 के साथ क्या क्या कंसर्न हो सकता है, उसके बारे में आप एक बार जरूर देखिएगा पॉज करके। स्पेसिफिकली द अमेंडमेंट अंडर चैलेंज इज वन ऑफ द सेक्शन 86 ऑफ द जेजे एक्ट। एडॉप्शन का एक्ट सेक्शन 56 है, मैंने अभी लगा रखा है। देखिए एडॉप्शन कहाँ गया। एडॉप्शन के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो सेक्शन 56 को पढ़िए। एडॉप्शन के बारे में दिया हुआ है कि कौन एडॉप्ट कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी होगा एडॉप्शन का, कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। ये सारे मैकेनिज्म को मैंने वीडियो बिल्कुल पॉज करके लगा दिया है। ये सारे, मेरा मुद्दा जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को पढ़ाना था, आप उसको पढ़ लिया। आप अब इस वीडियो को पॉज करके आप जरूर पढ़िएगा इन सब चीज़ों को, ठीक है। और डिटेल में पढ़ना चाहिए आप लोगों को, मैं तो कहता हूँ। एडॉप्शन शैल बी रिजॉर्टेड टू
for ensuring right to family for the orphan, abandoned and surrendered children as per the provisions of this act. The rules made thereunder and the adoption regulations framed by the authority, उसके बारे में जो भी चीज़ें लिखे, इंटर कंट्री कैसे होगा, इंटर कंट्री कैसे होगा, कौन कर सकता है, सिंगल मेल कर सकता है कि नहीं कर सकता है, सारी बातें कर रखी है मैंने। इसके अलावा एक देखिए एक बहुत अच्छा जजमेंट लगा रखा है मैंने, मतलब एक 2022 का जो रूल है कि कैसे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अथॉरिटी को जा सकते हो, कैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर होगा कि वो आपको इशू करेंगे एडॉप्शन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसको पढ़ने के बाद वो आपको एडॉप्शन के लिए अप्लाई करने के बाद वो अप्रूव कर सकते हैं, ये बातें कर रखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे जेज एक्ट के बारे में पूछेगा तो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के बारे में ही पूछेगा मोस्टली। ये सारी बातें थी जो बात खत्म हो गई आप। ठीक है, विद दिस आई एंड द टॉपिक, इट्स ऑल अबाउट, प्लीज रीड द पॉज, जो पॉज करके जरूर पढ़िए जो भी चीज़ें मैंने आपको बोली, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, 1 घंटे का हो जाएगा, आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, विद दिस लेट्स एंड द टॉपिक, दिस इज मी समर्थ हाईसेन जुडिशरी साइनिंग ऑफ। अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए चैनल के बारे में। थैंक यू सो वेरी मच।